हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और आज हम रिवाइज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। आई थिंक ये तो आपको बताने की भी नीड नहीं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एग्जाम में कवरेज कितनी रहती है, 14 मार्क्स की। ठीक है, इसका जनरली एक स्टेट शॉट पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि 7 मार्क्स का भी, जनरली आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। और ये इतना इजी चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। उसमें दो पार्टीज होती है आपकी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। ट्रांसफर मतलब जो अपनी कंपनी सेल कर रहा है, ट्रांसफरी मतलब जो परचेज कर रहा है। जो सेल कर रहा है उसकी बुक्स को क्लोज कर दो, जो परचेज कर रहा है उसकी बुक्स में मतलब ओपनिंग एंट्रीज कर दो, बस यही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर और ट्रांसफरी है क्या, मीनिंग क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक थी बी लिमिटेड। ठीक है, दोनों कॉम्पिटिटिंग बिजनेस में थी। तो उन्होंने सोचा क्यों अलग अलग कंपटीशन करना, मिलके एक कंपनी बना लेते हैं ए बी लिमिटेड, और फिर हमारी मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्होंने ए बी लिमिटेड बना दी। तो इसके केस में नई कंपनी होगी ए बी लिमिटेड, और ये दोनों कंपनीज बंद हो जाएंगी। या आप एग्जांपल लो, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कंपनी अच्छी वेल सेटल्ड कंपनी थी, ए लिमिटेड भी बट बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। बी ने सोचा कि ए कहीं हमसे भी ज्यादा क्या ना कर जाए, ग्रो ना कर जाए, तो उससे पहले हम ए को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो बी लिमिटेड ने क्या करा, परचेज कर लिया ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड कंपनी बंद हो गई, एग्जिस्टेंस में नहीं है, बी में ही जाके वो मर्ज हो चुकी। पहले वाली में देखा था ए और बी दोनों बंद होकर ए बी बन गई थी, और इसमें ए को परचेज कर लिया बी लिमिटेड ने। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके किस चीज के हैं, अमलगमेशन के। राइट, अब आप कहोगे इसमें हमने देखा कि आपकी दो पार्टीज है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन सी, ट्रांसफरर मतलब होता है सेलर। ए लिमिटेड सेल हो रही थी, बी लिमिटेड सेल हो रही थी, दोनों क्या है, सेलर। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर। क्लियर। और जो ए बी लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है वो क्या होती है, आपकी बायर कंपनी होती है ना। ये बायर कंपनी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। इस एग्जांपल में कौन सी कंपनी सेल हो रही है आपकी, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या हो गया आपकी, ट्रांसफरर। परचेज कौन सी कंपनी करी है, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या होगी, ट्रांसफरी। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। एक बार रीड कर लेते हैं। अमलगमेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी। हम देखा था ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं इनटू अ सिंगल एंटिटी ए बी लिमिटेड, और वेयर वन कंपनी टेक ओवर द अदर। बी ने परचेज करा था ए को बाय आउटराइट परचेज। इन अमलगमेशन वी जनरली हैव टू कंपनीज कॉल्ड एज वेंडर या ट्रांसफरर या सेलर। सेलर मतलब हमने बोला था ए बी जाके ए बी बना रहे हैं, ये दोनों सेल हो रही थी, ये क्या है, ट्रांसफरर है। वेंडी और ट्रांसफरी और बायर, ए बी क्या है आपकी, ट्रांसफरी कंपनी है। आपको ये टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या ट्रांसफरर है क्या ट्रांसफरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलेंगे आपको, मेक द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। आप गलती से बना गए इस केस में एक ही बुक्स में, वो तो ट्रांसफरर थी। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रांसफरी क्या है, ट्रांसफरर क्या है। राइट, ये इसके एग्जाम्पल से एक बार रीड कर लेना। अब आपके टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कितने टाइप्स होते हैं। रीजन बीइंग, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता कि टाइप्स बताओ, ये दो टाइप्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। आपका क्या आता है, आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि अमलगमेशन हुआ इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब आपके दो टाइप्स होते हैं, मर्जर और परचेज। आपको बोल दिया इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, वैल्यूज अलग आएगी। इन द नेचर ऑफ परचेज वैल्यूज अलग आएगी। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो मर्जर के केस में आपको 5 कंडीशंस चेक करनी होती है। अगर ये सारी की सारी ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल हुई, तो हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन इन द टाइप ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई तो वो आपका क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज तो बहुत ईजी है, परचेज का मीनिंग जो मर्जर नहीं है वो परचेज। 5 कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड बी लिमिटेड, चलो वही ले लेते हैं, हमने ऊपर क्या लिया था, बी लिमिटेड परचेज करी थी, बी लिमिटेड परचेज्ड ए लिमिटेड। ठीक है, बी ने परचेज करा ए को। अब जो ए है उसकी कंपनी तो बंद हो जाएगी, तो अगर बंद हो जाएगी तो उसके एसेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स, उसका जो पूरा बिजनेस उसका क्या करेंगे। तो मर्जर के केस में ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर
ट्रांसफर्ड। सारे ए की एसेट लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? बी लिमिटेड को। क्लियर? अब हम किस वैल्यू पे होंगे? तो वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू। जितनी वैल्यू पे ए ने अपनी बुक्स में शो कर रखा था, जो WDV थी, उसी पे वो किसकी बुक्स में शो हो जाएगा? बी की बुक्स में। थर्ड कंडीशन क्या होती है आपकी? सेम बिजनेस होना चाहिए। जो बिजनेस ए करता था वही सेम बिजनेस कौन करेगा? बी करेगा। फोर्थ, एटलीस्ट, कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रांसफर्ड। जो ए लिमिटेड के एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स किस में जाने चाहिए? बी लिमिटेड में। मतलब कि सेम मालिक रहने चाहिए, ओनर्स सेम रहने चाहिए। अब आप कह रहे हो 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, इनको दे क्या? मतलब जैसे आप अपनी कोई चीज किसी सामने वाले बंदे को सेल करते हो तो फ्री में तो नहीं करोगे ना, डोनेट थोड़ी कर रहे हो, आप उससे कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लोगे। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ये अपनी कंपनी बी लिमिटेड को दे रहे हैं तो वो भी इसके बदले कुछ लेंगे, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है परचेज कंसिडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पीसी क्या पे करोगे? क्या आप उनको उनके शेयर्स के बदले कैश दे दोगे? अब ए तो बंद हो रही है, ए में जो उनके शेयर्स थे वो तो रहेंगे नहीं, तो जो कंपनी है उसके शेयर्स के बदले क्या आप उसको कैश दे दोगे? तो क्या वो बी के ओनर्स रहेंगे? नहीं। तो क्या आप डिवेंचर्स दे दोगे? डिवेंचर्स देके भी वो बी में ओनर नहीं बनेंगे। तो आपको ओनर बनाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा? पीसी शैल बी डिस्चार्ज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो 90% आपके ए वाले बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, इनको सिर्फ इक्विटी शेयर दे सकते हो। ये है आपकी 5 कंडीशन जो सारी फुलफिल होनी चाहिए, जब भी आप क्या बोलोगे? अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। आपको ये 5 कंडीशंस याद रखनी है। बेसिक है, सारे एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर हो, बुक वैल्यू पे हो, सेम बिजनेस कैरी ऑन हो, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ट्रांसफर हो, और उनका जो 90% शेयर होल्डर्स है पीसी किस में दोगे? इक्विटी शेयर्स में। क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 कंडीशंस क्या होती है। जनरली आपका क्या आता है? आपका जब भी मर्जर का क्वेश्चन होगा, आपको गिवन होगा कि आपको मर्जर की बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, आपको ये सारी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? इन द नेचर ऑफ परचेज। जनरली क्वेश्चन आपका आता है परचेज के केस में, ठीक है, जिसमें आपको बोला होगा कि ए ने बी को परचेज करा, इतनी इतनी वैल्यूज पे करा, वो सब चीजें, राइट। तो आपको क्वेश्चन में बोला हो, गिवन हो मर्जर है तो मर्जर लेके चलो, अदरवाइज परचेज। या फिर आपको अलग से दिख रहा है कि उन्होंने ये 500 कंडीशंस की बात करा, आपको दिख रहा है, वो बता रहे हैं सेम बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, सेम आपके शेयर्स वगैरह सब ट्रांसफर हो रहे हैं 90%, तो आप मान लोगे कि हाँ क्या है? मर्जर है। क्लियर? अब हमने एक टर्म यूज करी परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं सबसे पहले। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना, क्योंकि आपका किसी की बुक्स में भी अकाउंटिंग पूछ ले, वो ट्रांसफरर पैसे लेगा, ट्रांसफरी पैसे देगा, तो ये पैसे लेना देना जो होगा वो तो आपको ठीक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास 4 मेथड्स होते हैं। क्या क्या? लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, और लास्ट आपका एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है। लमसम मेथड तो बिल्कुल बेसिक है, ये आपका आता भी नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं? सपोज बी ने बोला कि मेरे को आपकी कंपनी परचेज करनी है 5 करोड़ में, एक फिक्स अमाउंट बता दिया, ठीक है, उसमें तो आपने कुछ कैलकुलेट ही नहीं करा, तो ये तो क्वेश्चन में आएगा नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल आपका क्या होता है? नेट पेमेंट मेथड, कि जो भी बी लिमिटेड ए को पेमेंट करेगी दैट विल बी योर पीसी। बट इसमें एक कैची पॉइंट है, पेमेंट जो भी उसके शेयर होल्डर्स को होगी। ये याद रखना, बी लिमिटेड जितना भी अमाउंट किसको पे करेगी? ए के शेयर होल्डर्स को। क्योंकि हम कंपनी किसकी खरीद रहे हैं? शेयर होल्डर्स की, तो हम पैसा किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को, जो भी ओनर्स थे उनको जो पेमेंट करी। अगर बी ने ए के कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो वो आपका पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, किसी भी लेंडर्स को पेमेंट कर दी, दैट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ पीसी। हम क्या कंसीडर करेंगे? सिर्फ ए के शेयर होल्डर्स को जो पैसे मिले। शेयर होल्डर्स में आपके इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, दोनों ही आपके ओनर्स होते हैं। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के ओनर्स को प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को ही जो चीजें पे करेगी दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन।
अब इनको हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ध्यान से सुनना। अगर आपने इनको कैश पे किया, पीसी का पार्ट बनेगा। शेयर्स दे दिए, सपोज आपने बोला, बी ने ए को बोला कि आपके हर एक शेयर के बदले हम एक शेयर इशू करेंगे, वो भी आपके पीसी का पार्ट बनेगा। और अगर शेयर होल्डर्स को डिबेंचर इशू हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत गलती होती है इसमें, अगर शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो पीसी का पार्ट होगा। जैसे आपकी ए लिमिटेड है, उसमें क्या था, हम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ठीक है, ये दोनों आपके क्या थे, शेयर होल्डर थे, और ये थे आपके डिबेंचर होल्डर। अब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज करा था, बी लिमिटेड ने मिस्टर जेड को कोई भी पेमेंट करी वो नहीं आएगी। एक्स और वाई को जो भी पेमेंट करी वो आपकी पीसी का पार्ट होगी, चाहे आपने एक्स वाई को कैश दे दिया, चाहे शेयर्स इशू कर दी, चाहे इनको डिबेंचर्स इशू कर दी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पीसी। आई होप इट इज क्लियर। तो आपका नेट पेमेंट मेथड होता है जो भी आपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी है ऐड कर दो। एक बार रीड कर लेते हैं इसको नोट से, ये सारी आपकी कंडीशंस थी मर्जर वाली, एक बार रीड कर लेना। पीसी का मीनिंग क्या होता है, Purchase consideration aggregate of shares and other securities issued and payments made in form of cash or other assets by transferring company मतलब कि B to the shareholders of the transferor company. It does not include payment to debenture holders or creditors. Lump sum method, जो भी आपने lump sum या fixed amount pay करा. Net payment method, payment in cash plus payment in shares, that is number of shares issued into issue price. किसको, shareholders को, preference plus equity, ठीक है। अब आप ये मेथड यूज कब करोगे, नेट पेमेंट मेथड यूज होता है जब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हो कि आप शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रहे हो। आपको बोला कि 1:1 की रेशियो में शेयर्स दे दिए, 50,000 कैश दे दिया एंड इतने इतने शेयर्स दे दिए, 2:1, 3:1, जो भी रेशियो दे दी। अगर आपको ऐसा बोला, इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेसेसरी का मीनिंग पता है, नहीं पता, नेट पेमेंट मेथड नहीं लगेगा। आपको बोल दिया पे बैलेंस अमाउंट इन कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट पेमेंट मेथड नहीं लगेगा। जहां आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हो तब आपका नेट पेमेंट मेथड लगेगा, ठीक है। अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन है तो नेट पेमेंट प्रेफर करेंगे। अब आप कहोगे अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लिखा है कि पे सफिशिएंट कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो क्या करोगे, तो आप जाओगे नेट एसेट मेथड पे। नेट एसेट, नेट एसेट मेथड का मीनिंग क्या होता है, नेट एसेट मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर पीसी, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, मर्जर के केस में कौन सी वैल्यू पे हम एसेट लायबिलिटीज लेते हैं, बुक वैल्यू। तो इसके केस में एसेट्स भी बुक वैल्यू पे होंगे, लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे होंगी, और एक आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेस हो जाएंगे एट बुक वैल्यू ओनली इन केस ऑफ मर्जर। हम सिर्फ मर्जर के केस में रिजर्व्स ट्रांसफर करते हैं। तो मर्जर के केस में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू पीसी, ये सारा कुछ आपका बुक वैल्यू पे आ जाएगा। अगर यही परचेज का केस होता तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू पीसी, और ये हम किस पे लेते, फेयर वैल्यू या फिर एग्रीड वैल्यू पे। उसमें जरूरी नहीं कि ए लिमिटेड ने अगर कोई कंप्यूटर अपनी बुक्स में 40,000 का दिखा रखा तो बी 40 पे ले, वो उसको 20 का भी ले सकती है, 60 का भी ले सकती है। तो जिस भी वैल्यू पे लिया, फेयर वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, उस वैल्यू पे एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू पीसी कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये देखो आपका नेट एसेट्स मेथड। इन केस ऑफ मर्जर पीसी इक्वल्स टू एसेट्स एट बुक वैल्यू माइनस लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस। परचेज के केस में एसेट्स एट एग्रीड और फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटीज एट एग्रीड और फेयर वैल्यू। नेट एसेट मेथड shall be used only when sufficient information for net payment method is not given. Example, number of shares to be issued to equity shareholders is not given. ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। पहली बात तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज कब करना है, यह आपका जनरली कब यूज होता है, जब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो दोनों ए और बी के शेयर प्राइस के बारे में। आप मतलब एक स्वैप रेशियो बना सकते हो तो आप ये यूज करोगे, या आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता दे कि इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करना है तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू करोगे। आप बोलोगे इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है,
इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो कंपनी सेल हो रही है, जो कंपनी परचेज हो रही है, मतलब उसके जो शेयर्स है उसकी असली वैल्यू क्या है, एक्चुअल वर्थ क्या है। मार्केट में वो कुछ भी चल रहा है, जरूरी नहीं है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो, वो कभी कभी चेंज भी हो सकती है। जैसे कोई कंपनी है, उसके पास बहुत अच्छे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज भी कम है, सब कुछ कम है, उसकी शेयर्स की एक्चुअल वर्थ बहुत ज्यादा है, बट मार्केट में किसी भी कारण से कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, उसको मार्केट प्राइस एकदम डाउन हो गया, तो क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम है, क्या उसके एसेट्स एक्चुअल में कम हो गए? नहीं। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे निकालते हो? इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इक्विटी शेयर्स के लिए निकलती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और ये आप किस वैल्यू पे लोगे? फेयर, ये आपको बुक वैल्यू पे नहीं लेने, यही इंपॉर्टेंट है। एसेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। क्या बचता है यहाँ पे आपका? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स तो इक्विटी का ही पार्ट होता है, लेकिन शेयर कैपिटल में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है। यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए इक्विटी शेयर्स के लिए, तो हम और क्या लेस कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो अमाउंट आपका बचा, ये जो आपकी वैल्यू बची, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं होती, पर शेयर, आपको इसको पर शेयर निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, आपकी पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो ऐसे निकाल लेना, एसेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपको गिवन है, क्या करोगे आप? नॉर्मल सा एक फॉर्मूला होता है आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। पीसी निकालने के लिए आप देखो कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आप देखोगे जो कंपनी ट्रांसफर हो रही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, मतलब कि आपने क्या बोला, सपोज आप ए लिमिटेड में शेयर होल्डर थे, आपके पास 100 शेयर्स थे ए लिमिटेड के, और ए लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100। तो आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी? 10,000। क्लियर? अब बी लिमिटेड ए की इंट्रिंसिक वैल्यू थी 100, बी लिमिटेड का आप कह रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? ₹200। तो अब आपको यहाँ पे आपके पास 100 शेयर्स थे, आपकी टोटल कैपिटल तो सेम रहेगी ना ए और बी में, तो आपको बी के कितने शेयर्स मिलने चाहिए? क्या देखेंगे हम? यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। आप क्या बोलोगे कि ए के 100 शेयर्स थे, जब 100 की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, तो बी के आप कितने शेयर्स दे दोगे उसको? 500 इंटू 200, टोटल वैल्यू सेम आ जाएगी। तो आपने एक फॉर्मूला क्या लगाया? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए, टोटल वैल्यू आ गई थी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी। 100 शेयर्स थे, 100 की वैल्यू वाले, और ये आपका कितना था? 200। ये आपका कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 500 शेयर्स। क्लियर? अमाउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इन स्टेप 1 जो आपने शेयर्स निकाले इनटू वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। जितने भी वो वैल्यू पे इशू कर रहा है, हो सकता है वो उसको फेस वैल्यू पे इशू कर रहा हो, या फिर आपको वैल्यू बता रखी है इशू प्राइस जो भी है उतने पे ले लोगे। क्लियर? तो वो आपका आ जाएगा पीसी का अमाउंट। आई होप ये चारों आपको पीसी की मेथड्स समझ आ गए होंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बिल्कुल बेसिक है। कभी कभी इसमें ना क्या एडजस्टमेंट बता देते हैं वो, जैसे मैंने बोला एसेट्स एट फेयर वैल्यू लेना है, एसेट्स में उन्होंने कोई गुडविल का वैल्यूएशन बता दिया। हम 12th में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे, सुपर प्रॉफिट मेथड या ऐसे गुडविल कैलकुलेशन के। तो सुपर प्रॉफिट है तो आप कैसे करोगे? जो भी आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करो, इंडस्ट्री का एवरेज जो है और आप जो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करते हो, सपोज आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते थे 70,000, इंडस्ट्री में आपकी सिमिलर कंपनीज अर्न करती थी 50,000, तो आप सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो? 20,000। तो 20,000 की आपकी गुडविल हो जाएगी। अगर उन्होंने बोला 4 ईयर्स परचेज के लिए देना, इंटू 4 कर दो। ऐसी हो सकता है आपको वेटेड एवरेज बोल दे गुडविल, तो आपके कुछ मेथड्स हो सकते हैं गुडविल कैलकुलेशन के, वो बेसिक 11th-12th में पढ़ते थे, वो आपका एसेट्स में कंसीडर हो जाएगा। ये सब आपका क्या होता है? पीसी कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब सेलर, और हमारे एग्जाम्पल में ये कौन है? ए लिमिटेड। ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। ए लिमिटेड है वो कंपनी आपकी बंद होने वाली है, बंद होने वाली है, तो जो इसकी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है आपकी? एसेट्स
लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमें ना ये सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, हमें इसकी बैलेंस शीट बंद करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट खुलता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। हम सारे किस में डालते जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमने बोला ये एसेट्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। ट्रांसफरर, हम यहाँ पे ट्रांसफरर की बुक्स पढ़ रहे हैं, याद रखना, क्लोजिंग बुक्स बनेंगी, क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ रहे हैं हम ये। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, रियलाइजेशन में डालना है, एसेट्स को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। यहाँ पे हम रियलाइजेशन के लिए आर वर्ड लिख के चलेंगे, रियलाइजेशन टू एसेट्स। अपनी बुक वैल्यू पे खत्म कर दो। सपोज आपने एक पीपी दिखा रखी थी, यहाँ पे लिखा हुआ था आपने इसका डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट था, सपोज 2 लाख, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके इसको क्लोज कर दो। सारे अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है, एसेट्स के ऐसे से उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के। फिर आप क्या करोगे, लायबिलिटीज क्लोज कर दो। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, किस वैल्यू पे करोगे, बुक वैल्यू। ये याद रखना हमेशा, एसेट्स लायबिलिटी सारे अकाउंट्स आपके बुक वैल्यू पे क्लोज होंगे, हमें तो इनका बैलेंस खत्म करना है, ठीक है जी। ये हो गया एसेट्स लायबिलिटीज आपके क्लोज हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड एंट्री, आप अपने एसेट लायबिलिटीज किसी को दे रहे हो तो उससे कुछ पैसे भी ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे आप, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, अभी निकालना सीखा है। परचेज कंसिडरेशन आपको ट्रांसफरी कंपनी से लेना है। अभी सपोज आपको रिसीव नहीं हुआ, ड्यू कर दो। ट्रांसफरी कंपनी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे TEE, ट्रांसफरी, याद रखना, ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने पीसी ड्यू कर दिया, इसका हम बोलते हैं पीसी ड्यू। ये सारे हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं। हमने अपने एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए, आपका रियलाइजेशन अकाउंट था। इधर आपने क्या डाल दिए, एसेट्स डाल दिए। इधर आपने अपनी लायबिलिटीज डाल दी, पीसी डाल दी, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब आपको क्या होगा, पीसी का अमाउंट रिसीव होगा। आज आपने ड्यू करा है ना कि हम अपने एसेट लायबिलिटीज आपको दे रहे हैं, आप इतना पीसी हमें दे देना, ये हमने फिर ड्यू कर। जब आप रिसीव करोगे तो आप, हमें क्या पढ़ा था, शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी दे सकते हैं, कैश भी, डिबेंचर्स भी, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी वो दे रहे हैं आप रिसीव कर लो। शेयर्स या डिबेंचर्स या कैश, कुछ भी चीज जो भी ट्रांसफरी कंपनी दे रही है वो आप रिसीव कर लो टू ट्रांसफरी कंपनी। आपने उनको ड्यू करा था, यहाँ से ये अकाउंट क्लोज हो गया। आई होप इट इज क्लियर। पीसी आप सारा रिसीव कर लोगे अलग अलग फॉर्म में, जो भी आपको चीजें आ रही है। यहाँ तक की एंट्रीज पढ़ो एक बारी। सबसे पहले ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट्स टेकन ओवर और नॉट एट बुक वैल्यू। चाहे जो ट्रांसफरी कंपनी बी लिमिटेड ने सारे एसेट्स नहीं लिए थे, हमने क्या पढ़ा था, मर्जर के केस में सारे लेने जरूरी है, परचेज में तो सारे लेने जरूरी नहीं है। अगर उसने आपके कोई एसेट्स लिए हैं चाहे नहीं लिए, आपके पास था, पीपी थी, कुछ इंटेंजिबल्स थे, कैश वगैरह, तो उसने सारे लिए या नहीं लिए, आप सारा किस में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। लायबिलिटीज डाल दो, टेकन ओवर और नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। पीसी को ड्यू कर दो, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर लो, जो भी आपको मिले, कैश, डिबेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा रिसीव कर लिए, और किससे कर लिए, परचेजिंग कंपनी, मतलब कि ट्रांसफरी कंपनी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बारे में कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं, वो पढ़ो। अगर आपका कैश टेक ओवर नहीं हुआ है, कैश, ये आप ना अच्छे से सुनना, क्वेश्चंस में यूज होने वाली एडजस्टमेंट्स है। कैश टेक ओवर नहीं किया है परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ने बोला हमें आपका कैश नहीं लेना, तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको मत डालो। बाकी एसेट्स हम डालते हैं, कैश को नहीं डालते, क्योंकि कैश की कभी कभी आपकी कुछ और एडजस्टमेंट्स होती है। जैसे आपको पीसी में कोई कैश मिला, उसको रिसीव कर लो, कैश का ना आप एक अलग अकाउंट बना लो, यहाँ पे अपना लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको फिर कोई भी कैश मिला वो ले लो, कोई भी कैश आपके पास से गया, कोई आपने एक्सपेंसेस कर दिए वो लिख दो, और जो भी बैलेंस बचेगा वो किसको आप ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अल्टीमेट राइट तो उन्हीं का है। अगर परचेजिंग कंपनी आपका कैश ले रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, नहीं ले रही तो एक सेपरेट अकाउंट बना दो और उसका बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। P&L अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस था आपके एसेट साइड में, या कोई एक्सपेंसेस थे नॉट रिटर्न ऑफ, सच एज शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, क्या वो आपके एक्चुअल एसेट्स हैं? नो, उनकी कोई मार्केट वैल्यू थोड़ी है, सिर्फ वो डेबिट साइड में दिखा रखे, आर नॉट एसेट्स एंड शैल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट शैल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। हम सारे के सारे जो P&L का डेबिट बैलेंस या फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। क्लियर? ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका एक और लॉजिक बताती हूँ। हमने एक चीज पढ़ी थी कि मर्जर के केस में रिजर्व्स
एंड सरप्लस, मतलब सारे एसेट, लायबिलिटीज, रिजर्व, सरप्लस सब हम किसको दे देते हैं? ट्रांसफरी कंपनी को। लेकिन परचेज के केस में रिजर्व्स एंड सरप्लस हम ट्रांसफरी कंपनी को नहीं देते। तो उस केस में आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके पास जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। आपका एक्चुअल में रिजर्व्स पे राइट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ना। हमने मर्जर में क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, तो उनके साथ ही उनके रिजर्व्स चल जाएंगे। याद रखना ऐसे कि आपका मर्जर के केस में एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी के जाते हैं, तो उनके साथ ही उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी चले जाएंगे। लेकिन परचेज के केस में ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स जाए, तो जरूरी नहीं है, आप उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर नहीं करोगे, आप डायरेक्टली किसको दे दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। तो इसलिए अब ये चीज आपके हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। आपके जो P&L का डेबिट बैलेंस है, कहाँ से राइट ऑफ होना चाहिए? वो भी तो रिजर्व से राइट ऑफ होता है ना। आपके कोई शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस था, कहाँ से राइट ऑफ होना चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस से। जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये क्रेडिट बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, तो अगर इनका कोई डेबिट बैलेंस है तो वो भी किसको दोगे आप? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आई होप इट इज क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपका MTP में भी आया था जनवरी 25। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज shall be taken over by the purchasing company if its fair value is given, however it shall not be shown in realization account। मैंने क्या बोला था? आपके पास कोई अकाउंट पड़ा था, जैसे कि आपने बोला आपके पास क्या है? PPE का अकाउंट है, ये आपका PPE अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस था, इसको क्लोज करने के लिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का अकाउंट होगा? वो अनरिकॉर्डेड ही क्या हुआ जिसका अकाउंट होगा? जिसका कोई अकाउंट ही नहीं है उसको क्लोज क्या करोगे? तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालना। रियलाइजेशन अकाउंट होता है आपके अकाउंट्स क्लोज करने के लिए। अनरिकॉर्डेड का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालना। लेकिन अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, सपोज आपके कोई AC पुराना पड़ा था जो आपने बुक्स में दिखा नहीं रखा, लेकिन वो आपका ट्रांसफरी कंपनी के तो काम का है ना, जो परचेजिंग कंपनी है वो तो ले जाएगी उसको। तो उसके जब हम PC कैलकुलेट करेंगे ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो उस एसेट्स में हम उस AC या जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको कंसीडर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं डालना। परचेजिंग कंपनी के लिए हम जब PC कैलकुलेट कर रहे होंगे तब उसमें लेना है, क्योंकि उसको तो एसेट मिलेगा। और ये सेम चीज आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो ट्रांसफरी को पे करनी है, रियलाइजेशन में मत डालो क्योंकि उसका कोई अकाउंट ओपन नहीं था, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन में वो आपकी जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आपका एक पॉइंट आता है, हमने बोला था कोई भी एसेट लायबिलिटी, जैसे सपोज था आपके, एक एग्जांपल लेते हैं, एसेट्स में आपने दिखा रखा था कार, AC, फर्नीचर। ठीक है, लायबिलिटीज में आपके थे डिवेंचर्स। अब ट्रांसफरी कंपनी जो है उसने बोला कि ना फर्नीचर दे दो हमें, AC दे दो, कार की हमें नीड नहीं है, सिमिलरली हम आपके डिवेंचर्स भी पे नहीं करेंगे। ऐसे आपकी डील हुई। ठीक है, अब जो ये डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्या ये कहेंगे कि ओ मेरे को ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया तो चलो मेरे को पैसे मत दो? नहीं ना, वो तो अपने पैसे लेंगे ही। तो डिवेंचर्स या कोई भी लायबिलिटीज जो आपकी टेक ओवर नहीं हुई है उसको आप पे करोगे। ट्रांसफरर कंपनी, सेलर कंपनी पे करेगी, चाहे आपको क्वेश्चन में बोला है चाहे नहीं बोला। ये तो बट ऑब्वियस चीज है कि अगर वो दूसरी कंपनी में नहीं जा रहे तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सपोज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, रिलायंस को लोन दे रखा था, रिलायंस कल को जाके किसी और कंपनी में मर्ज होगी, अमलगमेट होगी, और जो नई वाली कंपनी है उन्होंने बोला कि आपका लोन हम पे नहीं करेंगे, आप देख लो, तो क्या आप अपने पैसे छोड़ दोगे? नहीं ना, आप रिलायंस से क्लेम करोगे, तो रिलायंस को पेमेंट करनी पड़ेगी। सो लायबिलिटीज के केस में आपको रियलाइजेशन टू बैंक, हम सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके थे, तो अब लायबिलिटीज का तो कोई बैलेंस बच नहीं रहा, हम किस में डालेंगे? रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर पेड, पे इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा लायबिलिटी नहीं लिखना क्योंकि हमने सारी लायबिलिटी किस में डाल दी थी? रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स, जो ये कार उन्होंने नहीं ली, क्या हम वो खुद से एज्यूम कर लेंगे कि जितने की बुक्स में दिखा रहे उतने की वो बिक गई होगी? नो, क्योंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एसेट्स की डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपको एसेट्स नॉट टेकन ओवर कह रहे हो, कुछ नहीं बोला, तो आप उसका कुछ नहीं करोगे, बस रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के छोड़ दोगे। क्लियर? फिर आपका आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है?
पहली बात तो लिक्विडेट होना क्या होता है, बंद होना। अब बंद किसकी कंपनी हो रही है, ट्रांसफरर की। आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसके होते हैं, सेलर के। अगर सेलर ने क्या करा, अपने एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी आपकी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे जो किसने पे करे, ट्रांसफरर मतलब सेलर ने। एंट्री आप क्या करोगे, आपके सारे एक्सपेंसेस किससे जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, ट्रांसफरी कंपनी ने। ट्रांसफरी कंपनी ने पे करे तो क्या हमारे बैंक से पैसे गए, अभी हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफरर की। तो क्या ट्रांसफरर की बुक्स में से उसके बैंक से कुछ पैसे गए हैं, नहीं गए। क्या उसके रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एक्सपेंस बुक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका तो वो खर्चा ही नहीं। अब किसने कर दिया, वो ट्रांसफरी कंपनी ने। तो इग्नोर इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अगर ऐसा केस था कि अभी एक्सपेंस किसने करा है, ट्रांसफरर ने, और लेटर ऑन वो क्या हो जाएगा आपका, रीइंबर्स हो जाएगा बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो आप सबसे पहले जब आपने एक्सपेंस करा है, आपके बैंक से पैसे तो गए हैं, टू बैंक तो होगा, लेकिन वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो बाद में ट्रांसफरी ले लेगा, ट्रांसफरी पेयर करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रांसफरी कंपनी को ड्यू कर दोगे। यहाँ आप रियलाइजेशन नहीं लिखोगे, अपना एक्सपेंस नहीं मानोगे, आप मानोगे एक तरह से आपने ट्रांसफरी कंपनी को अपना डेटर बना दी कि हम उससे पैसे लेंगे। जिस दिन एक्चुअल में पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर, रीड करो इसको। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस द वेंडर कंपनी मींस सेलर कंपनी हैज टू बियर एंड पे देम, अज्यूम दिस इज क्वेश्चन इज साइलेंट, जिसका खर्चा हम ये मान के चलेंगे उसी ने पे किया होगा। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस बोर्न बाय परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, द क्वेश्चन में बी डील्ड विद वन ऑफ द टू वेज। पहली केस तो इग्नोर कर दो, दूसरा केस अगर आपका रीइंबर्स हो रहा है तो पहले तो ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी टू कैश, जिस दिन रिसीव होएगा कैश टू परचेजिंग कंपनी। यहाँ तक क्लियर। एसेट्स का आपके क्लियर हो गए, लाइबिलिटीज क्लियर होगी, आपकी एसेट्स नॉट टेकन ओवर की एंट्री होगी, पीसी की एंट्री होगी, सब हो गया। अब सिर्फ बचे शेयर होल्डर्स, आपको शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है। तो शेयर होल्डर्स को क्या दोगे, आपके दो टाइप के शेयर होल्डर्स थे, क्या क्या थे, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को सपोज आपने देने थे, उनकी शेयर कैपिटल थी 5 लाख रुपीज की, आपने एक्चुअल में उनको कितना पे कर दिया, 6 लाख रुपीज। तो आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख। ड्यू कितने पे करोगे, उनको देना कितना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दो आप 6 लाख पे। 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे डालोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में। जहां पे भी आपका डिफरेंस आता है वो हम कहाँ डालते हैं, 1 लाख रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, जो एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, डाल दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। आपका जैसे हम इनका पेमेंट बनता कितना, 5 लाख, आप पे 6 लाख करो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, तो उसके केस में 1 लाख किस में जाएगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आपका क्या आता है, इनको आप पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, जो भी चीज आप इनको पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो आप इनको, कैश दे सकते हो, शेयर्स दे सकते हो, या डिबेंचर्स, जो भी चीज आप इनको दे रहे हो वो दे दो। क्लियर। आपका इक्विटी, इक्विटी को सेम आपने क्या क्या चीजें देनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस देने हमने पढ़ा था, आप रिजर्व्स एंड सरप्लस इनको दे दोगे। और आप क्या दे सकते हो, जो भी आपका अगर कोई रियलाइजेशन के अकाउंट में, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसका कुछ डिफरेंस आएगा, इधर आपने डाले थे एसेट्स, इधर आपने डाली अपनी लायबिलिटीज, पीसी डाला, सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा पे करा था, वो भी आपने रियलाइजेशन में डाला था। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो भी किसको चला जाएगा, आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये आपका रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर भी किस में आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। यहाँ ड्यू कर दो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर इनकी पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश, शेयर्स, डिबेंचर, जो भी चीज आप इनको दे रहे होंगे। आई होप ये क्लियर होगा। क्रेडिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विद द अमाउंट पेबल टू देम 6 लाख, debiting preference share capital with amount shown in books, transferring the difference between the two if any to realization account. Preference share capital as per books, realization account में balancing figure to preference shareholders. इनकी पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश कैपिटल या वट एवर इज पेड टू देम। सारे रिजर्व्स इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर डाल दो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उनको उनकी क्लेम्स को सेटिस्फाई कर दो।
कैश एंड बैंक का हमने देखा था, कोई भी बैलेंस बचता है किस में डाल देंगे हम, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। आई होप ये क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक था। एसेट लायबिलिटीज क्लोज करने थे आपको, उसके बाद रिजर्व्स आपने हमने देखा था स्टार्टिंग से कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करा था, आपको अपनी बैलेंस शीट को खत्म करना था। एसेट्स क्लोज करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। एसेट्स को अगर आपको क्लोज करना है तो किस में डाल दोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। लायबिलिटीज को क्लोज करना है, किस में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्लोज करना है, किस में डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। अगर ये होता मर्जर का केस तो किस में डाल देते, रियलाइजेशन का अकाउंट में, इन द केस ऑफ मर्जर ओनली, क्योंकि मर्जर में हमने पढ़ा था रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद आपकी बची शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को ड्यू करो, पे कर दो, इक्विटी वालों को ड्यू करो, पे कर दो, आपकी पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें आपसे क्लोजिंग अकाउंट्स पूछ सकते हैं और जर्नल एंट्रीज। अगर वो आपसे बोले कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बना दो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर, नेसेसरी में आपको क्या क्या चीजें जरूर बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट जरूर बनाना है आपको, ठीक है। कैश अकाउंट जरूर बनाना है, इफ नॉट टेकन ओवर, हो कैश अगर आपका नहीं ले रहे तो वो टेक ओवर नहीं कर रहे। शेयर होल्डर्स के अकाउंट जरूर बनाने हैं आपको, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट बना देना। एंड देन अगर किसी भी अकाउंट में कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है तो वो अकाउंट बना देना, कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट थी उससे रिलेटेड अकाउंट बना देना। तो आपको ये अकाउंट्स नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में जरूर बनाने हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बहुत ही बेसिक है ट्रांसफरी कंपनी की। ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, एसेट लायबिलिटीज लेगी, पीसी देगी, पीसी ड्यू कर दो सबसे पहले। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एंटर कंपनी। आपको पैसे देने हैं ना तो आप उसके कोई पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर या डायरेक्टर को तो दोगे नहीं, हम वर्ड यूज करते हैं लिक्विडेटर। जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना कि कंपनी लिक्विडेट कराने के लिए, उसको हम ड्यू कर देते हैं। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, पीसी ड्यू कर दो, पीसी आपको पे करनी है। पीसी की पेमेंट कैसे होगी, लिक्विडेटर को पेमेंट कर दो, जो भी चीज आप दे रहे हो, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, जो भी चीज दे रहे हो। एक पॉइंट याद रखना, अगर 100 वाला इक्विटी शेयर्स 150 में मिला, जो परचेजिंग सेलिंग कंपनी है उसको तो कोई फर्क नहीं है कि 100 वाला था आपको 150 में मिला, 500 में मिला, उसने देखा मेरे को तो 150 रुपए की वर्थ मिली, उसने पीसी में ले लिया 150। लेकिन जो इशुइंग कंपनी है, जो बाइंग कंपनी, वो तो ये देखेंगे ना मैंने 100 की शेयर कैपिटल इशू करी है 150 रुपए में, तो 50 का उसने क्या लिया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 वाला शेयर 150 में इशू करा है तो इशूइंग कंपनी जो बाइंग कंपनी है वो बोलेगी 100 की शेयर कैपिटल 50 का प्रीमियम। लेकिन हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने आज रिलायंस का शेयर परचेज करा, आपको क्या कोई फर्क पड़ता है कि वो कितने की उसकी फेस वैल्यू है, कितने पे आप खरीद रहे हो, आपके लिए तो जो भी अमाउंट जिस पे आपको मिल रहा है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रांसफरर कंपनी तो मानेंगे हमें 150 रुपए का मिल गया, ट्रांसफरी कंपनी बोलेगी मैंने 100 की शेयर कैपिटल दिया, 50 का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया। ये क्लियर। एसेट लायबिलिटीज ले लेगी, वो सारे एसेट्स ले लेगी, सारे लायबिलिटीज ले लेगी। रिजर्व सिर्फ मर्जर के केस में ले लेगी। पीसी ये अपने बिजनेस परचेज था वो डाल देगी बिजनेस परचेज अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। ये एसेट लायबिलिटीज किस वैल्यू पे लेंगे, मर्जर के केस में हमने किस वैल्यू पे लिया था, बुक वैल्यू पे, और परचेज के केस में फेयर वैल्यू पे। कोई कंटिजेंट लायबिलिटी थी जो एक्चुअल लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हो तो उसको भी टेक ओवर कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना। हमने देखा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड ही तो होती है, सिर्फ डिस्क्लोज होती है, कोई अकाउंट थोड़ी मेंटेन होता है उसका। अगर वो अब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है तो आपको तो पे करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं डाल दे, वो हम उसका लॉजिक समझ चुके। अब एक आते हैं बैलेंसिंग फिगर की बात। बैलेंसिंग फिगर जो है आपका, अगर परचेज का केस है सिर्फ आप तब डेबिट में बोल सकते हो गुडविल आ रही है। मर्जर के केस में आपकी गुडविल नहीं, यहाँ पे आप रिजर्व्स ही लिखते हो। रिजर्व्स आपके हो सकते हैं कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, ठीक है। अगर कोई पहले कैपिटल रिजर्व का बैलेंस पड़ा था तो वो खत्म कर दो, डेबिट कर दो, नहीं तो जनरल रिजर्व या P&L का बैलेंस आप खत्म कर दोगे, क्लियर। और अगर क्रेडिट है तो कैपिटल रिजर्व बना सकते हो, जनरल रिजर्व, P&L, ये आपके रिजर्व्स बनेंगे। परचेज के केस में गुडविल बन सकती है, मर्जर के केस में कभी भी गुडविल नहीं बनती है। अब ये कुछ मिसलेनियस एंट्रीज हैं। हमने एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन देखा था कि ट्रांसफरी कंपनी भी पे से कर सकती है। अगर ट्रांसफरी पे कर दिया, ट्रांसफरर की बुक्स में तो हमने इग्नोर कर दी थी, बट ट्रांसफरी की बुक्स में तो एंट्री होगी ना, उसके बैंक से तो पैसे गए है ना टू बैंक अकाउंट, और डेबिट क्या करेगा वो, क्या उसके लिए वो एक्सपेंस उसका खुद का एक्सपेंस है। अगर आप किसी का खर्चा उठा रहे हो, आप पागल तो हो नहीं, आप क्यों उठाओगे,
क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अपना फायदा दिख रहा होगा। अगर बी ए को परचेज कर रहा है और वो उसका खर्चा भी उठा रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना, वो ए को लेना चाह रहा है किसी भी कंडीशन में कि बस मुझे ए लिमिटेड ए कंपनी चाहिए, तो उसका लॉजिक, उसका रीजन क्या है कि ए की बहुत अच्छी गुडविल होगी। तो आप यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज कर लोगे? गुडविल। ठीक है जी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ एंट्री में आपका क्या बना था? कैपिटल रिजर्व बना था। यहाँ एंट्री में आपने कैपिटल रिजर्व बनाया था, बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट बैलेंस आया था, क्रेडिट में तो रिजर्व बनेगा। और यहाँ आपकी बन गई, आपने एक्सपेंसेस पे करे गुडविल। आप गुडविल का मतलब होता है कि आपने उसको ज्यादा पैसे पे कर दिए, एसेट्स आपको कम वैल्यू के मिला, आपने पेमेंट ज्यादा कर दी। जैसे कि आपने बोला आपके पास एसेट्स आपने लिए थे 500 के, ठीक है, आपने उसकी लायबिलिटीज ली हैं 300 की, तो आपको नेट बेनिफिट कितने का हुआ? 200 का। लेकिन आपने उसको पे कितने कर दिए? 600। तो आपने उसको 400 एक्स्ट्रा पे किए। ये 400 जो एक्स्ट्रा पे किए किस चीज के करें? गुडविल के। तो हमने क्या माना? उसके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा थी, उसकी वर्थ ज्यादा थी, हमने तब भी ज्यादा पे करा होगा। यहाँ 200 की जगह आप उसको कितने पे करते? अगर 50, तो आपको 200 के नेट एसेट्स मिल गए 50 पे करके। 150 का आपको जो बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आप कैपिटल रिजर्व का मतलब उसके एसेट्स की वैल्यू कम मान रहे हो, गुडविल का मतलब उसके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा मान रहे हो। क्या दोनों चीजें साथ में हो सकती है? नहीं। तो अगर ऊपर की एंट्री में आपका कैपिटल रिजर्व बना था, यहां आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो आप पहली एंट्री तो कर दोगे गुडविल टू बैंक, और फिर इसको आप राइट ऑफ करोगे गुडविल को कैपिटल रिजर्व टू गुडविल। आई होप इट इज क्लियर। इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या है? अगर पुरानी कंपनी ए लिमिटेड ने कोई डिवेंचर्स इशू कर रखे थे, वो बी ने टेक ओवर कर लिए, वो तो ए के नाम पे थे, अब ए तो कंपनी ही नहीं रही, वो तो बंद हो जाएगी। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल सकते कि ए के डिवेंचर्स कैंसिल करके बी के इशू कर दो, तो ए के कैंसिल कर दो और बी के इशू कर दो। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम था, 100 वाला डिवेंचर आपने 120 पे इशू करा, तो 20 का प्रीमियम दिखा दो। क्लियर? 100 की फेस वैल्यू, 20 का प्रीमियम, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब आपके कुछ डिफरेंसेस हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड में। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में आप सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंटेंजिबल एसेट्स भी लेते हो बुक वैल्यू पे। जो डिफरेंस होता है पीसी और नेट एसेट्स में, इंक्लूडिंग रिजर्व शैल बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर में भी पढ़ा, आपका चाहे डेबिट बैलेंस आ रहा है चाहे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हम रिजर्व्स लिखते हैं मर्जर के केस में, लेकिन परचेज के केस में हम गुडविल बना सकते हैं। ऑल रिजर्व्स ऑफ वेंडर कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू परचेजिंग कंपनी, हमने ये भी पढ़ा था, अभी ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अभी समझाऊंगी। ये हमने पढ़ा था मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? ट्रांसफरी कंपनी को। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी किससे एडजस्ट होते हैं? रिजर्व से। जैसे हमने ये बोला ना, आपके एक्सपेंसेस के केस में आप क्या एंट्री करते हो? गुडविल टू बैंक, गुडविल टू बैंक। अगर परचेजिंग कंपनी ने एक्सपेंसेस पे कर दिए सेलर कंपनी के, लेकिन अगर ये मर्जर का केस होता है तो हम यहाँ पे रिजर्व से ही डायरेक्ट एंट्री करते हैं। गुडविल तो हमें बनानी ही नहीं मर्जर के केस में, गुडविल बनेगी आपकी परचेज के केस में, रिजर्व से एंट्री होगी आपकी मर्जर के केस में। तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है आपका? सिर्फ मर्जर के केस में सारे एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, परचेज के केस में हो सकता है कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर ना हो रहे हो और या फिर फेयर वैल्यू पे हो रहे हो। जो भी आपका, यही कुछ डिफरेंसेस और बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लो। और क्या है आपका डिफरेंस? आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आपका गुडविल आ सकता है अगर आपने एसेट्स लिए, सपोज नेट एसेट्स लिए 200 की, पेमेंट कर दी 600 की, 400 का गुडविल आएगा। और अगर कम पेमेंट करी, एसेट्स ज्यादा के मिल गए, तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये आपका परचेज के केस में, लेकिन मर्जर के केस में कभी भी गुडविल नहीं आएगा, हमेशा रिजर्व से आप एडजस्टमेंट करोगे। सेम एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस परचेज के केस में करे गुडविल टू बैंक, मर्जर के केस में करे रिजर्व टू बैंक। ठीक है जी, ये सारी आपकी एडजस्टमेंट्स होती है। मर्जर के केस में आपके रिजर्व्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी को, परचेज के केस में ट्रांसफर नहीं होंगे। यहाँ पे भी आपको एक टेबल दे रखी है, सेम चीज है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में मर्जर के केस में लगती है, परचेज मेथड परचेज के केस में लगता है। सारे एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होते हैं, परचेज के केस में फेयर वैल्यू पे होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर होते हैं बुक वैल्यू पे मर्जर के केस में, परचेज के केस में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का एक पॉइंट होता है, अभी समझाती हूँ, 2 मिनट रुको। जो भी आपका डिफरेंस आता है पीसी माइनस एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल रिजर्व्स, मतलब जो नेट एसेट्स, वो आपका कहाँ से एडजस्ट होता है? रिजर्व से, और यहाँ पे आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व बन जाता है इन द केस ऑफ परचेज। अब आपका एक पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का। स्टैट्यूटरी
रिजर्व्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, जो आपको कोई इनकम टैक्स या किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाने हैं मैंडेटरली, ठीक है। तो आपने क्या बोला, दो आप बुक्स बनाते हो, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। दो केसेस होते हैं आपके, मर्जर, परचेस, ठीक है। अगर आपका मर्जर का केस है, ट्रांसफरर की बुक्स में सारे रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां तक क्लियर होगा। परचेज के केस में ऑल रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स हो, स्टैट्यूटरी हो चाहे कोई भी, किस में डालते हैं हम, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, रिजर्व्स टू रियलाइजेशन, यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ट्रांसफरी की बुक्स में रिजर्व्स का क्या करेंगे, फिर से देखो मर्जर या परचेज। मर्जर के केस में तो ये आपके टेक ओवर हो जाएंगे, टेकन ओवर, जैसे हमने एंट्री करी थी ना, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज, ये वाली जो एंट्री थी आपकी, जस्ट अ मिनट, दिस वन, ये आपकी एंट्री थी। इसमें हमने लिख दिया था अपना एसेट्स टू लायबिलिटीज टू रिजर्व्स इन केस ऑफ मर्जर। तो ट्रांसफरी की बुक्स में तो ये टेक ओवर हो जाते हैं। और परचेज के केस में आपका क्या होगा, परचेज के केस में आप टेक ओवर नहीं करते, लेकिन आपको सिर्फ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसको आपको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज कैसे करना है, इसकी एंट्री क्या करते हो आप, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये आपकी एंट्री होती है। सपोज आपने 300 का रिजर्व लिया और 300 का एक दूसरा रिजर्व डेबिट कर दिया, तो आप इसको डिस्क्लोज कैसे करोगे, ट्रांसफरी की बुक्स में अपना नोट्स बनाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आपने लिखे हैं सपोज 300 के, सेम अमाउंट एक दूसरा रिजर्व अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में नेगेटिव में लिखोगे, ये आपका लेस हो जाएगा, मतलब एक काइंड ऑफ डिस्क्लोजर हो जाएगा। बस इसका पीसी पे या किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा आपका ट्रांसफरर की बुक्स में ये बिल्कुल सेम, चाहे स्टैट्यूटरी रिजर्व हो चाहे नॉर्मल रिजर्व। परचेज के केस में ये किस में जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। लेकिन जब आपका ट्रांसफरर की बुक्स में सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को आपको ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और मर्जर का केस हो तो सिंपल है, नॉर्मल रिजर्व हो चाहे स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, रियलाइजेशन अकाउंट में डालो और मर्जर ट्रांसफर की बुक्स में टेक ओवर कर लो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपकी एंट्रीज सब होगी। अब आपकी दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स बची हैं। इंटर कंपनी क्या होती है, ए और बी थे, ए ने अपनी बुक्स में एक डेटर दिखा रखा था, ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड, ठीक है। अब ए ने इस कंपनी को डेटर दिखा रखा है, तो बी ने इसको क्या दिखा रखा होगा, क्रेडिटर दिखा रखा होगा। अब ये जब ए है, बी इसको परचेज कर लेगी ए को, तो ए के सारे एसेट्स बी के पास चले जाएंगे, तो ये डेटर भी बी के पास चला जाएगा। तो क्या बी अपनी बुक्स में खुद को डेटर दिखा सकता है, नहीं ना, तो वो उसको कैंसिल कर देगा। दैट इज योर इंटर कंपनी ओइंग्स। क्या बी अपने को खुद को, ये तो अब बी की कंपनी होगी ना, उसने परचेज करी, तो क्या खुद को ही क्रेडिटर दिखा के रखेगा, नहीं, तो उसको आप कैंसिल करोगे। If the purchasing company owe an amount to the vendor company or vice versa, it shall be adjusted by the entry in the books of purchasing company. ट्रांसफरी की बुक्स में एंट्री होगी, क्या एंट्री हो जाएगी आपका, क्रेडिटर्स डेबिट कर दो खत्म करने के लिए टू डेटर्स, इट इज कॉल्ड इंटर कंपनी ओइंग। क्लियर। मैं आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ए लिमिटेड की बुक्स में इतने क्रेडिटर्स है एंड दैट इज ओ टू बी लिमिटेड, या उससे पैसे लेने, ऐसा सब दिखा रखा होगा। अच्छा, ये एंट्री होगी कब, या आपकी जो हमने ऊपर एंट्रीज पढ़ी है ना, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में डालना, टेक ओवर करना, सब कुछ पूरा अमलगमेशन का प्रोसेस होने के बाद लास्ट एंट्री होती है। मतलब आपका पीसी कैलकुलेशन या किसी भी अमाउंट के कैलकुलेशन पे इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर। At the time of preparing realization account and passing the business purchase entries, no attention need to be paid to the fact that two companies involved were winning mutually. अब आपकी एक लास्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ
स्टॉक इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बेसिक एडजस्टमेंट है, देखो क्या होगा। पहला एग्जांपल लो, ट्रांसफरी कंपनी ने कुछ सेल्स करी हुई थी ट्रांसफरर कंपनी को, ठीक है। सपोज इसने 10,000 वाला सामान 2,000 ऐड करके किसको दिया हुआ था, 12,000 में ट्रांसफरर कंपनी को। बी ने किसको दिया हुआ था, ए को। अब जिस दिन अमलगमेशन हुआ, बी ने ए को टेक ओवर करा, ये सारा का सारा सामान ए के स्टॉक में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये स्टॉक किसके पास आ जाएगा, बी के पास, क्योंकि एसेट सब कौन ले लेगा, बी ले लेगा। ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चंस में ये एंट्री बहुत यूज होती है। बी लिमिटेड आपकी परचेजिंग कंपनी थी जिसने ए को परचेज करा। अमलगमेशन से पहले, परचेज से पहले उसने कुछ स्टॉक था 10,000 की कॉस्ट वाला, 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके 12,000 में ए को दिया हुआ था। ये सारा सोल्ड क्या था, अनसोल्ड पड़ा था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में था ए के पास। अब ये स्टॉक किसके पास आ जाएगा, बी के पास। तो क्या बी अपनी बुक्स में इसको 12,000 पे दिखा सकता है, अपने स्टॉक पे वो प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। तो उसको स्टॉक को कम करना पड़ेगा, टू स्टॉक 2,000। सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट, कॉस्ट पे तो वो दिखाएगा ही ना। 12,000 का उसने स्टॉक लिया है इसे, जिसमें 2,000 का प्रॉफिट एलिमेंट था, उतने से स्टॉक को कम कर देगा। और उसने अपना प्रॉफिट कहाँ शो कर रखा होगा, जनरल रिजर्व में, तो अपने रिजर्व्स के बैलेंस को वो कम कर देगा 2,000। क्लियर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट कर दोगे। अगर अपोजिट सिचुएशन होती, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, बी क्या है आपकी ट्रांसफरी, ए क्या है ट्रांसफरर, ठीक है। ए ने बी को सेल्स करी हुई थी 10,000 वाला सामान 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके 12,000 में, क्लियर। तो इसके केस में प्रॉफिट किसने अर्न करा हुआ था, ए लिमिटेड ने। अब आपको स्टॉक तो कम करनी है, स्टॉक को तो हम प्रॉफिट पे नहीं दिखा सकते, जो स्टॉक बी के पास पड़ा होगा वो उसी का क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना, तो उसको तो आपको कम करना पड़ेगा, कितने से, 2,000 से, ठीक है। अब आप डेबिट क्या करोगे, आप कह रहे हो ये प्रॉफिट तो ए ने अर्न करा था, हम उसके प्रॉफिट्स कम करेंगे, अपने प्रॉफिट्स थोड़ी कम कर सकते, ए ने अर्न करा था। तो अगर ये केस है मर्जर का, तो मर्जर के केस में तो हम ए के रिजर्व से सरप्लस ले लेते हैं, तो हम उसके रिजर्व से ही कम कर देंगे, क्योंकि अब ये जनरल रिजर्व हमारे पास ही आ गया होगा ना, तो हम उसको कम कर देंगे। लेकिन अगर ये होता केस परचेज का, तो हमने ए के रिजर्व्स नहीं लिए होते, तो हम उसको क्या डेबिट कर देते, गुडविल टू स्टॉक 2,000। स्टॉक तो आपका कम होगा ही होगा, लेकिन मर्जर के केस में आपने ए के रिजर्व्स लिए तो रिजर्व्स कम कर दो, परचेज के केस में आपने उसके रिजर्व्स लिए ही नहीं तो रिजर्व्स तो कम कर नहीं सकते, तो आप क्या डेबिट कर दोगे, गुडविल। ये आपकी एंट्रीज है। मर्जर के केस में आप क्या करोगे, रिजर्व टू स्टॉक, परचेज के केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, और अगर किसने प्रॉफिट अर्न कर रखा था, ट्रांसफरी कंपनी ने, तो जनरल रिजर्व टू स्टॉक। ये आपके बेसिक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्लोजर्स वगैरह रीड कर लेना, जो ट्रांसफरी कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना होता है, कौन सी कंपनीज आपकी अमलगमेट हो रही है, क्या उनका नेचर ऑफ बिजनेस था, कब से हो रही है, इफेक्टिव डेट क्या है, स्कीम वगैरह, ये सब बेसिक चीजें, ठीक है। और इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आती है, चैप्टर आपका होगा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कैसे आती है। जैसे कि सपोज बोल दिया आपको कि 5% वाले डिबेंचर्स थे 5 लाख रुपीज के, उनको डिबेंचर्स आप कितने इशू कर रहे हो, 6% वाले, लेकिन क्वांटम जो है इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए आपका। तो आप क्या करोगे, आप 5 लाख वाले डिबेंचर्स को 5% का इंटरेस्ट देते थे, ठीक है। तो आप कितना इंटरेस्ट इनको देते थे, 5 लाख इंटू 5%, 25,000। आप कह रहे हो कि हम इनको डिबेंचर्स तो 6% वाले करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम उनको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा दे दें, लेकिन जो अमाउंट है ना, जितना उनको इंटरेस्ट मिले वो सेम 25,000 ही रहना चाहिए। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 6%, ये आपका ये भी अमाउंट्स फिगर्स उसमें आ रहे हैं डेसिमल्स में, 41,666 समथिंग आएगा आपका, कुछ ऐसा अमाउंट आएगा आपको, इतने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करने चाहिए। या फिर जैसे मैंने बताया था आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट्स आ सकती है, और आपकी क्या एडजस्टमेंट्स आ सकती है। अच्छा, एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है कि आपका कब आप उसको प्रीमियम मानोगे, कब आप उसको प्रीमियम नहीं मानोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मानोगे। आपको सपोज बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर
redeemed at 5% प्रीमियम। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से आपके 5 लाख रुपीस के 5% प्रीमियम पे पे कर रहे हो, 5 लाख प्लस 5%, कितनी पेमेंट करनी है, 5,25,000। आप क्या मानोगे, ये 5,25,000 5,25,000 के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आपको इशू हो रहे हैं। इसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, याद रखना। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में आपको बोला है कि 5%, 10% या व्हाटएवर प्रीमियम पे वो पे हो रहे हैं, 5,25,000 ये पूरी की पूरी फेस वैल्यू होगी न्यू कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, अगर वो ऐसा बोल दे ना, हाँ 100 वाला शेयर 120 पे 110 पे ऐसे इशू हो रहा है, तो वो आपका प्रीमियम होगा कि 20 का प्रीमियम हो गया, क्योंकि हमें इसमें बता दिया कि 100 वाला शेयर 120 पे कर रहे हैं तो 20 का प्रीमियम है, लेकिन ये परसेंटेज में लिखा है तो आपका क्या है, फेस वैल्यू। लेकिन अगर यही चीज सेम आपकी इक्विटी शेयर्स में लिखी होती, इक्विटी शेयर्स आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो ये 5% सिक्योरिटी प्रीमियम होता। ये क्वेश्चंस में प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं अमलगमेशन में जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना, और आपको चैप्टर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।